नमस्कार, मैं जब शिवम गौतम। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है, जैसे जैसे चुनावों की तारीख पास में आती जा रही है, उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो उस बात की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं जिसका दावा कर रही थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का ये सपना था कि वो पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर दिखाएंगी। और जिस तरीके से वाम मोर्चे ने एक छत्र राज किया था पश्चिम बंगाल में 25 साल से ज़्यादा समय तक के लिए, उसी तरीके से ममता बनर्जी अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएंगी। लेकिन उनकी सत्ता में सबसे बड़ी बाधा है भारतीय जनता पार्टी। और अब भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से, बढ़ते हुए प्रचार से, बढ़ते हुए दबाव से तृणमूल कांग्रेस इस तरह बौखला गई है कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद सौगत राय ने एक ऐसी बात कही है जिससे पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने यह कहा है कि अब वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टियों को तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में आ जाना चाहिए, उनके साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि वही धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाली नेता हैं और धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ती हैं। उन्हीं के द्वारा पश्चिम बंगाल का विकास हो सकता है और इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों को गठबंधन बनाकर ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करने चाहिए, जिससे ममता बनर्जी सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में आसानी से रोक सके। इसका जवाब वाम मोर्चा ने भी दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया। लेकिन इस सब के बीच में जो एक और खबर आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल शुभेंदु अधिकारी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि वो जल्दी ही ममता बनर्जी के घर में भी कमल खिलाकर दिखाएंगे। और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं कि ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले सौगत राय के उस पूरे के पूरे वक्तव्य का जवाब दिया अधीर रंजन चौधरी ने। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही पूरे देश में धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी झंडाबरदार है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी होनी चाहिए। ममता बनर्जी अगर अकेले दम पर नहीं लड़ पा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ममता बनर्जी को अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में कर लेना चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी से छिटक कर ही या फिर आप कहें कि अलग होकर ही ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी में जो काडर था वाम मोर्चे का उसको शामिल किया और तमाम जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनको शामिल किया। उसके बाद उन्होंने उसी नीति को अपनाते हुए जिसके दम पर वाम मोर्चा 25 साल से ज़्यादा समय के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज रहा, सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन अब उनकी सत्ता उनके हाथ से निकलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो बौखला रही हैं। और इसी बौखलाहट में और इसी डर में उनकी पार्टी के नेता ने जो संकेत दिया है वो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने लायक ताकत अब शायद तृणमूल कांग्रेस में नहीं बची है। दरअसल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें जरूर मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद केवल 2 सीटें मिली और वाम मोर्चा तो नील बटे सन्नाटा हो गया था। इसी वजह से ये सारा का सारा खेल चलने लगा और उसके बाद शरद पवार जैसे लोगों ने भी कोशिश की थी। शरद पवार की कोशिश ये थी कि ममता बनर्जी को आगे रखकर पश्चिम बंगाल में एक गठबंधन बनाया जाए और उस गठबंधन के माध्यम से ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को, बढ़ते हुए दबाव को रोका जा सके। लेकिन वो कोशिशें पूरी तरीके से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी रणनीति को दिनों दिन तेज करती जा रही है, उसने तमाम जो मंत्री हैं उनको लगा दिया है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल में ये मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में बेहद ही सटीक तरीके से और निर्णायक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी अकेले कम से कम 60 से 62 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जिसको अच्छी तरीके से तृणमूल कांग्रेस भी मानती है। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के जो सलाहकार हैं वो अभी भी भ्रम में जीने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी के सलाहकार पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी छू लेगी
तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि वो राजनीति नहीं करते, पर्दे के पीछे रह के राजनीतिकों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कभी कभी उन्हें सफलता मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उन्हें असफलता ही मिली है। और इसी को लेकर जब उन्होंने ट्वीट किया था तो लोगों ने यही कहा था कि अब प्रशांत किशोर को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, क्योंकि जिसका दावा उन्होंने किया है वो बात निश्चित तौर पर होने जा रही है। माकपा की तरफ से सौगत राय को जवाब दिया गया है। माकपा ने यह कहा कि हालांकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों में हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, लेकिन उसके बावजूद वाम मोर्चा अभी भी पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत है। और पश्चिम बंगाल में हमारी क्या अहमियत है, इसको इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी हमें लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वाम मोर्चा वाले भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी किसी के भी साथ गठबंधन कर सकती है। कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किसी भी राज्य में नहीं हो सकता है। ये बात वाम मोर्चा को नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन वो ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे ये लगता है कि ममता बनर्जी जो ये अब मानकर चल रही थी कि शायद गठबंधन में हो जाने से वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक पाएगी, अब उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। वाम मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ने ही तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात को सिरे से नकार दिया है और ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका है। दूसरी तरफ उनके खुद के भाई कार्तिक बनर्जी जिस तरीके से पार्टी में ये जो वंशवाद चल रहा है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिक बनर्जी का बयान है कि जो नेता होता है वो समाज के लिए होता है, लेकिन नेता बनने के बाद व्यक्ति जिस तरीके से समाज को भूलकर अपने परिवार का भला करने लगता है वो निश्चित तौर पर राजनीति के लिए ठीक नहीं है और मैं ऐसे वंशवाद का विरोध करता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने संतों का उल्लेख किया, खासकर वो जिन संतों के बारे में कह रहे थे, विवेकानंद का जिक्र वो कर रहे थे और उन्होंने कहा कि संतों ने ये कहा है कि नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास हुनर है या जो आगे है, उसको सबसे पहले पीछे वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सबसे बाद में सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर उनका इशारा अपनी ही बहन की तरफ था, जो उनके ही भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से ताजपोशी करने पर तुली हुई है, उसको बढ़ावा देने पर तुली हुई है, उससे नाराज होकर पुराने तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। और अब ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस जब तक चुनाव आएंगे, चुनावों की घोषणा होगी, तब तक आधे तो क्या 80% नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो नेता तृणमूल कांग्रेस में थे वो सत्ता के लिए थे और अब उन्हें लगता है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है तो निश्चित तौर पर वो पाला बदलने में देर नहीं लगाएंगे। और अभी तक हालांकि कार्तिक बनर्जी ने यह घोषणा नहीं की है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो संकेत है उससे तो यही लगता है कि कार्तिक बनर्जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं और ये बहुत बड़ा झटका होगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि उसके बाद वो तमाम लोग ये भी कहेंगे कि अभी तक तो आपके नेता जा रहे थे, आपके सहयोगी जा रहे थे, आपके दाहिने हाथ बाएं हाथ जा रहे थे, अब तो आपके परिवार के लोग भी आपकी पार्टी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपके नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टे सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल पश्चिम बंगाल की जनता भी उठाएगी। जब चुनाव आएगा तो इसी तरीके के सवाल उठाए जाएंगे और वो सवालों का जवाब जनता देगी वोट के रूप में। इस बात के स्पष्ट संकेत सौगत राय जैसे लोगों ने दे दिए। सौगत राय को कोई मामूली नेता आप नहीं कह सकते। सौगत राय तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, और अगर वो इस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के तरफ देखकर कि वो गठबंधन कर लें, इसका सीधा मतलब है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों से पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिलीप घोष ने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब इनमें उतनी ताकत नहीं बची है कि ये अकेले दम पर हमारा मुकाबला कर सके। कल तक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी लोगों की पार्टी है और बाहरी लोगों को पश्चिम बंगाल में कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अब खुद तृणमूल कांग्रेस ये मानने पर राजी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने की ताकत तृणमूल कांग्रेस में, ममता बनर्जी में और उनके सहयोगियों में नहीं बची है। इसीलिए वो जिन पार्टियों का अब तक विरोध करते रहे, चाहे वाम मोर्चा हो या कांग्रेस हो, उन्हीं पार्टियों से मदद की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं।
ये सारा मामला सामने आने के बाद में उन लोगों के मुंह पर भी ताले लग गए होंगे जो दावे कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जरूर 18 सीटें प्राप्त कर ली है, लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों का जो समीकरण है वो इतना मजबूत है कि 60 से 70 सीटें मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे हैं और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव ही है। और ऐसा कहने वालों में रवीश कुमार टाइप के या आज तक टाइप के चैनल हुआ करते थे और ये तमाम गणित दिखाने की कोशिश करते थे, तमाम तरीके के इक्वेशंस दिखाने की कोशिश करते थे, समीकरण बताने की कोशिश करते थे, लेकिन अब उन्हें सौगत राय के बयान और उसके बाद जो अधीर रंजन चौधरी और माकपा के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है उस पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है अब एक तरफा होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो कितना खिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत।